अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शाहिद मियाँ। प्रोग्राम ख्वाबों से तबीर तक के इस सफ़र में एशियन ट्रेड टीवी और ब्रीव इन पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट के साथ नाजरीन, जैसा कि आप तो जानते हैं कि हमारी रवायात है कि हम हमेशा ही आपके साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी लेकर आते हैं और ऐसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के वो CEO होते हैं जिन्होंने ना सिर्फ अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत सारी खिदमत सर अंजाम दी होती है, बल्कि इस सफ़र में अपनी इंडस्ट्री के लिए बहुत सारी खिदमत सर अंजाम दी होती है। व्यूअर्स, आज मेरे साथ भी हमेशा की तरह बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी मौजूद है। सेकंड जनरेशन है उस इंडस्ट्री को, और वो सफ़र कहाँ से स्टार्ट होता है कि एक US में पढ़ने वाला लड़का और फिर वहाँ से एक ख्वाब लेकर पाकिस्तान आता है और एक ऐसा ख्वाब जिसकी तकमील में लग जाता है वो, और फिर आज 1983 से लेकर आज भी वो उसी सफ़र में हमतन गोश और उसी सफ़र के ऊपर कार फरमा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की एक लार्जेस्ट इंडस्ट्री की, टायर इंडस्ट्री की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पैंथर टायर के चेयरमैन की। ठीक है, ये कहानी है उस ख्वाबों की तबीर तक के उस सफ़र की जिसकी आज बुनियाद बाप के बाद बेटा और बेटे के बाद इंशाल्लाह आगे को ये सिलसिला चलता रहेगा। मेरे साथ मौजूद है CEO पैंथर टायर मियां फैसल इफ्तिखार साहब। मैं टाइम ज़ाया किए बगैर ये सारी स्टोरी उनसे सुनना चाहूँगा कि ये सफ़र कहाँ से स्टार्ट होता है, जो उनके फादर ने US से जब वापस आए थे और क्या हालात थे उनके, क्या वाक़यात थी और क्या क्या सफ़र किया पाकिस्तान के जैसे मुल्क में अपने आप को मनवाने के लिए, और आज माशाल्लाह सेकंड लार्जेस्ट या फर्स्ट लार्जेस्ट उनको इंडस्ट्री में से मुकाम हासिल है पैंथर टायर को। तो ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ तक पहुँचा है और कहाँ तक जाना है, इस सारे सवालों का जवाब सुनने के लिए मैं भी उतना ही बेताब हूँ जितने आप होंगे। मेरे साथ मौजूद है मियां फैसल इफ्तिखार साहब, जो कि मौजूदा CEO हैं पैंथर टायर इंडस्ट्री के। जी अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है जी? अल्लाह का शुक्र जी। वेलकम टू माय शो। थैंक यू जी, थैंक यू। ख्वाबों से तबीर तक इस सफ़र बड़ा हार्ड टॉपिक है आपका, ख्वाबों से तबीर। ये कोई इतना उसको हाईलाइट करता नहीं है कि ख्वाबें क्या देखी, और उसको पब्लिकली भी नहीं मैंने तो देखा इतना कोई लेके आए। तो बड़ा अच्छा आपका ये टॉपिक है मियां साहब। हमारा मिशन यही है कि पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को हम दुनिया में दिखाएं। ज़रूर दिखाना भी चाहिए। कितने ग्रोइंग कर रही है माशाल्लाह। मियां साहब, मैं स्टार्ट करता हूँ, जैसे ख्वाबों से तबीर तक की बात हुई है, ये सफ़र इतना आसान नहीं था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। तो मियां इफ्तिखार अहमद साहब ने कहाँ से स्टार्ट किया, और आज पैंथर टायर माशाल्लाह पाकिस्तान का लार्जेस्ट ब्रांड है। हाँ जी। तो ये कैसे हो गया? ये एक दिन की कहानी तो है नहीं है, तो थोड़ा डिटेल में बताइएगा, मेरे व्यूअर्स को लोग सुनना चाहेंगे। ये कहानी बेसिकली शुरू हुई थी मियां इफ्तिखार मेरे फादर, ये 1965 में चले गए थे बाहर US पढ़ने के लिए। तो इतने कोई खाते पीते तो थे नहीं, अपने फैमिली मेम्बर से कुछ पैसे उधार लेके अपनी डिग्री के लिए कि भी मैंने बाहर जाके पढ़ना है। शौक़ इनका ये था कि मैं टीवीओं पे देखता हूँ या सुनता हूँ कि जी गोरे चांद पे चले गए हैं, ये कैसे चलेंगे, जबकि हमारे यहाँ पे तो अभी नट पेच ही कसने का बता रहे होते हैं। खैर, ये चले गए 1965 में। फिर ये 7 साल रहे वहाँ पे, अपना इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, और घर का मतलब ये कह लें 7 साल बंदा रहे, होम सिक भी बहुत हो जाता है। जी जी बिल्कुल। तो ये 1971 में वापस आए। तो वापस आए और इनके अंदर एक वो प्यास थी अपने मुल्क की, और उधर जॉबें भी की हैं इन्होंने। दिन की रोटी मिल रही है तो रात की नहीं मिल रही, बस बुरे हालात। लेकिन उसमें ये होता था कि 2 सेमेस्टर पढ़ लिया, 2 सेमेस्टर जॉब करके फ़ीस अगले 2 सेमेस्टर की जमा कर लेनी। तो इस तरह इन्होंने वो चीज़ें सारी अपनी की हैं। इन्होंने 2 सेमेस्टर्स पढ़ना, 2 सेमेस्टर जॉब करनी, फिर अगले सेमेस्टर्स की तैयारी करनी। बड़ा 7 साल तकरीबन ये वापस नहीं आए थे। और फिर इनको वहाँ पे जो आखिरी जॉब इन्होंने आने से पहले, साल पहले की, उसमें इन्होंने कहा कि जी आपको ग्रीन कार्ड भी दे दें। उन्होंने कहा नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने अपने मुल्क वापस जाना है। तो एक्साइटमेंट उनकी भी बहुत ज़्यादा थी। इधर मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स की एक्साइटमेंट ये थी कि वो तूरखम बॉर्डर तक यहाँ से ड्राइव करके पहुँचे हुए थे कि जी वो बेटा, मतलब एक बड़ा बेटा भी हो। खैर, ये वापस आए, आके इन्होंने कुछ आराम वगैरह किया जो हमें बताते हैं। तो उसके बाद इन्होंने जॉब अप्लाई की 2-3 मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में।
तो उसमें एक जॉब मिली इनको बाटा में, बाटा शूज़ होती थी उस वक़्त, तो इनको इंजीनियर की जॉब मिली थी। बताते हैं कि 1250 रुपये मेरी तनख्वाह होती थी महीने की। ये सर सिंस ये जब आए 1971 में 97 जब आए तो आके इनको फ़ौरन जॉब मिल गई थी, मतलब जब अप्लाई किया तो मिल गई, क्योंकि उस वक्त के क्रेडेंशियल्स बहुत अच्छे थे। यूएस से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की वैल्यू थी, और बाटा वैसे भी एक नॉन ब्रांड और है भी, ये इंटरनेशनल कंपनी थी। जी जी। खैर इन्होंने जॉब की तो 6-8 महीने, साल के करीब इन्होंने जॉब की होगी। तो उसमें यह था कि फिर इनके ना फैमिली मेम्बर्स थे, बहनें थी और भाई थे, तो ये ना हर वक्त एक जिद्दत में रहते थे कि यार मैं पूरा नहीं कर पाऊँगा, मतलब मेरी फैमिली की डिज़ायर्स बढ़ेंगी, मेरी फैमिली माँ बाप की डिमांड्स बढ़ेंगी, तो मैं तनख्वाह में कितना को गुजारा करूँगा। तो फिर वो टाइम था, कुछ साल एक के बाद इन्होंने फिर सोचा कि मैं अपना बिज़नेस शुरू करूँ। अब हमारे फैमिली में दूर दूर बिजनेसमैन कोई था ही नहीं, किसी को पता ही नहीं बिज़नेस क्या होता है। अब ये जो इनके कुछ आगे रिलेटिव थे जो उस वक़्त के दौर के खाते पीते लोग थे, इन्होंने उनसे शेयर किया, तो वो कहते हैं कल का बच्चा इसने क्या करनी है, नौकरी पेशा आदमी है। तो खैर मोस्टली दे डिनाइड कि जी हम आपके ऊपर कोई इन्वेस्ट करें। तो वन और टू अदर मेंबर्स उन्होंने थोड़ा सा कहा कि चलो हम कुछ ट्रस्ट करते हैं। तो इन्होंने फिर 1972 में हवाई चप्पलें होती हैं ना जो उस वक्त कैंची चप्पल के नाम से चलती थी, इन्होंने एक छोटी सी फैक्ट्री ना, मेरा हार्डली 1 कनाल के अंदर वो फैक्ट्री लगाई होगी। और मुझे अक्सर बताते हैं, कहते हैं यार जब वो मैंने लगाई थी तो मैंने 4-4 महीने 100 का नोट नहीं मुझे नज़र आता था वो कैसा है। तो खैर काफ़ी मेहनत, और इनके मेहनत का लेवल ये था कि बस सोने के लिए जो आना, उसके बाद घर आना, सारा दिन काम। तो वो फिर ये चलाई इन्होंने को 1981-82 तक चलाई हवाई चप्पलों की। अच्छा, हवाई चप्पलों में आम चप्पलें भी थी। फिर ये था कि एक बार ये कोई ईवा चप्पल आती, एक मटेरियल होता है ईवा, वो पाकिस्तान में नहीं थी चप्पल, वो सिंगापुर साइड, इन चाइनीज साइड इधर होती थी। ये कहीं किसी काम से गए थे सिंगापुर, तो वहाँ पे कहते हैं मैं ऐसी डायरेक्टरी देख रहा तो ईवा नाम लिखा हुआ आया मुझे। तो मैंने उस बंदे को फ़ोन किया, मैंने कहा यार ये ईवा तुम बनाते हो? उसने कहा हाँ जी बनाते हैं, कि मुझे ज़रा अपनी फैक्ट्री दिखाओ। तो उस वक्त तो इतनी नकलों का डर नहीं था, तो वो विज़िट भी करा देते थे। वो कहते हैं यार वो ट्रिप मैं लगाया, मैं तो दस्ती वापस आके मैंने वो केमिकल ख़रीदे करके ईवा, ही वॉज द फर्स्ट वन जिसने पाकिस्तान में ईवा की चप्पल इंट्रोड्यूस कराई। वो बेसिक बकौल इनके कि वो था माई टर्निंग पॉइंट, जहाँ पे फिर अल्लाह ताला की कोई मेहरबानियाँ ऐसी हुई हैं कि कोई रहमतें ऐसी आई हैं, ब्लेसिंग्स हुई कि वहाँ से ना फिर मेरी लाइफ ने टर्न अराउंड हो गई। और फिर ये है कि एक नाम बनना शुरू हो गया। 72 सितंबर में मैं पैदा हो गया। उसके बाद फिर ये है कि हम लोग, आपको पता है उस वक्त कोई थे ही छोटे छोटे, इनको मेहनत करते देखा। फिर 1983 में जब ये ज़ियाउल हक का दौर हुआ था, उस वक्त ये कंपनीज थी सारी वो गवर्नमेंट ने कंट्रोल की हुई, नेशनलाइजेशन थी। तो उसके बाद फिर जब ये प्राइवेटाइजेशन आई है ना, तो वहाँ पे इन्होंने फिर ये सोचा कि मैं एक नया बिज़नेस शुरू करूँ। अच्छा, इनकी आदत होती थी कि ये सड़क पे खड़े होकर कहते हैं, मैं देखता था कि सबसे मुश्किल और सबसे इस्तेमाल होने वाली चीज़ क्या है। तो वो दौर था जब पाकिस्तान में टायर्स तो बाहर से आते थे, तो फिर इन्होंने कहा कि मैंने टायर बनाना है। अब टायर बनाना पाकिस्तान जैसे मुल्क में आसान, जहाँ पे तो हंसते हो गई बात सुन के, बड़े हंसते थे लोग कि ये आप किधर से आ रहे हैं। पर दिमाग इनका ऐसा था, और इन पे को अल्लाह ताला ने मेहरबानियाँ भी बहुत ज़्यादा रखी हुई थी कि ये जो सोचते थे ना ये वो कर गुजरते थे। फिर ये इन्होंने बस इस तरफ जिद्दत शुरू की। तो ये टायर के लिए फिर ये कराची जाना, फिर ये वो फिजिबिलिटीज़ बना, फिर जब वो सारा कुछ प्रोजेक्ट डिज़ाइन हो गया, फिर उसके बाद इन्होंने लोन्स अप्लाई किए। हमारे मुल्क में आपको पता है कोई चीज़ शुरू करनी आसान तो है नहीं, नॉट इजी जॉब। खैर समहाउ 1985 तक द प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड। माशाल्लाह से हमारा पहला टायर 1985 में निकल आया। अच्छा, अब उस वक्त 100% इम्पोर्टेड टायर्स होते थे मोटरसाइकिल के, साइकिल तो बाटा वगैरह कुछ बना लेते थे। तो वो जब शुरू किया, अब टायर बना भी लिया, अब बेचना किधर है? अब बेचने के लिए दुकानों पे जाते थे, वो उससे मुश्किल काम था। तो जब बेचने के लिए गए थे, वो कहते जी यहाँ पे इतने बड़े बड़े नाम बैठे हुए हैं, कोरियन क्या है, चाइनीज़ क्या, दुनिया जहान का टायर बड़ा, आपका किधर बिकना है? तो बस मेरी नज़र में ये कि जब अल्लाह ताला आपको अपनी रस्सी पकड़ा देता है ना, फिर रास्ते भी वो खुद ही निकलवाता है। बस फिर वहाँ से इनका, हमारा जब ये टायर
मार्केट आया, फिर लोगों ने कुछ ट्रस्ट किया, लेना शुरू, कहते थे यार तुम लोग बेचो तो पैसे दे देना, बेचो तो पैसे दे देना। मुझे आज भी याद है, अक्सर मेरे चचा भी बताते होते, कहते हैं ये कंधों में ना टायर डाल के तो हट्टी हट्टी जाना कि यार ये रखो, मतलब जैसे एक बिल्कुल छोटा सा होता है, बंदा थोड़े थोड़े टायर ले जाए। 200 टायर से हमने शुरू किया था जी ये बनाना, जब ये शुरू हुआ था, क्योंकि मशीनों की एक अपनी रिक्वायरमेंट होती है 200 to 300 अ डे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से चलते 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 बस फिर वो जब एक आती है कारवां चला है, तो बस आज माशाल्लाह से ये है कि पाकिस्तान में हमारे पास एक छोटे से छोटे टायर से लेके जिसका वेट आप कह लें 1600 ग्राम 1.5 किलो कह लें से लेके 430 किलो तक का टायर अब हम बना रहे हैं। वाह, इंटरेस्टिंग। हाँ जी, ये जिद्दत आज मैं देखता हूँ कि मुझे भी अब 21-22 साल हो गए हैं साथ, और द डे आई जॉइंड इनकी वही जिद्दत थी जो मैं उस वक्त थी, आज भी वही जिद्दत चल रही है। बड़ी बात है। वेलकम बैक नाजरीन, मेरे साथ मौजूद है पैंथर टायर के CEO मियाँ फैसल इफ्तिखार साहब। मियाँ साहब वो शख्स जो रोड के किनारे पर खड़े होकर ख्वाब देखता है कि मुझे एक टायर बनाना है, और फिर अल्लाह की तरफ से मेहरबानी हो, उसकी नो डाउट बेइंतहा मेहनत की वजह से उस मुकाम पर पहुंचता है, और जिसकी वजह से आज आप इस सीट के ऊपर बैठे हैं एज ए CEO। बिल्कुल। तो मियाँ साहब उसके बाद जब आप आए, एक मुकाम आज आपकी इंडस्ट्री में है माशाल्लाह, इतना बड़ा पाकिस्तान का लार्जेस्ट ब्रांड है पैंथर टायर, आपने क्या देखा अपने वालिद की सक्सेस से, और उस मिशन को आप आगे किस तरह से देखते हैं और किस तरह से ले जाना चाहते हैं आप? प्लीज़ देखें, अब मैं सेकंड जनरेशन हूँ। अच्छा, ये बड़ा टफ़ होता है बच्चे के लिए कि एक बाप ने ट्रेंड सेट किया हो ना, अब उस ट्रेंड को आपने लेके चलना है। अब क्योंकि हम लोगों का ये कह लें कि मेरा एक सिल्वर स्पून लेके पैदा कहने हुए, ठीक है, अब मैंने वो हार्डशिप्स देखी नहीं। अब जब तक आप उन हार्डशिप से गुजरे ना तो आपके अंदर वो फायर, वो जिद्दत आती नहीं है। लेकिन हमने, क्योंकि इन्होंने हमारी ट्रेनिंग ऐसी की, बताया, क्योंकि कुछ हालात तो हमें दिखते थे, आखिर हमारे पास अप एंड डाउन देखते रहे, अप एंड डाउन देखे, कुछ फैमिली मेम्बर्स भी हमारे बीच में थे जो उस वक़्त के बहुत ऊपर थे, लेकिन हम बहुत नीचे थे। आज वो उस लेवल पे हैं जहां हम उस वक़्त थे, तो फ़र्क नज़र आता है। तो मेरे लिए ये इट वाज अ टफ जॉब कि जी अब एक ट्रेंड सेट हुआ है, अब इसको मेंटेन करना वो ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आप चैलेंज नहीं कर सकते कि जी आप गलत हैं या आप सही हैं, क्या हैं आप, मतलब एक बंदा आप ज़मीन से उठे और आसमान तक आके बैठे और आप उनको कहोगे जी आप गलत हैं। सो फिर ये था कि मैंने ना इनको प्रोफेशनली देखना शुरू कर दिया, नॉट एज माय फादर, वो तो अल्लाह ताला ने एक बेटा बना दिया। फिर मैंने एज ए प्रोफेशनली देखा कि ऐसे बंदों में है क्या चीज़, मतलब क्या है जो जिद्दत है। अब मेरे जैसा बंदा, जब मैं भी US चला गया, 95 कॉपी किया जैसे बड़े ने किया, हमने भी एक ट्रेंड सेट देखा, पढ़ के आए, जो पढ़ाई की वो आके, वैसे तो पाकिस्तान में प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करना तो बड़ा ही मुश्किल काम है। तो लेकिन ये था कि बेसिक मेरे ही वाज आल्सो माय ट्यूटर, मतलब मैंने तो डायरेक्ट फिर इनसे चीज़ें, मेंटोर भी यही थे, इनसे ही सीखा तो कैसे करना है। तो मैंने ना जो एक चीज़ इनकी बहुत इंपॉर्टेंट देखी है, मेरा हाल और भी एंटरप्रेन्योर्स होंगे, ये लोग टिक के नहीं बैठ सकते। वो फायर इनके अंदर सुबह से लेके ना रात तक, वो सोने तक रहती है। जो नींद में चले गए 6-8 घंटे, उसमें बस नहीं है, आँख खुलनी है तो इसी चीज़ में रहना है। फिर ये होता है कि जितना भी बिगड़ा बच्चा हो या जितना भी केयरलेस हो या कम शौकीन हो, वो सुन के देख के ना फिर उसका भी इंटरेस्ट डेवलप होता है। हम जैसे सुनते ही हैं कि जी डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनेगा। अब मैं इंजीनियर नहीं बना, मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन US से कर ली थी। मैं 99 में वापस आया, आके 15 दिन मैंने छुट्टी की, मुझे आज भी याद है, बल्कि नहीं 12 जून मैंने 99 में ज्वाइन किया। तो मुझे कह भी रहे थे वालिद साहब, कहते हैं यार कोई गर्मी बढ़ी है तो थोड़ा सा और आराम कर लो। मैं कहा जी बाद में तो गर्मी खानी है ना, तो लेट्स स्टार्ट। तो मुझे याद है 12 जून को फिर मैंने ये शुरू किया। तो मैं भी उतार चढ़ाव आते थे, चीज़ें समझ नहीं आती थी, जो बना हुआ था ऑर्गेनाइजेशन, फैक्ट्री में खड़े होकर देखना ये कैसे चलेगा, मुझे तो आता ही कुछ नहीं है। लेकिन फिर उन्होंने ट्रेनिंग बहुत दी, हौसला मेरा नहीं, मुझे ना बिल्कुल हारने दिया। तो बस इनकी चीज़ों की नकल मारी। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, आज भी प्रोफेशनली मेरे इनके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं विद डिसेंसी, लेकिन फिर कई दफ़ा जो नई जनरेशन है ना, ये बिगड़ जाती हैं, ये कहती हैं बाप है ही गलत। मैं बड़ा सोचा, मैंने कहा नहीं यार, अगर गलत होते तो आज हम यहाँ ना बैठे होते। इनकी हिकमत में जो हिकमत है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ज़माने चेंज हो रहे हैं,
ये जो वेस्टर्न कल्चर इधर आ गया, ये सोशल मीडिया ने हमारी रवायात सारी वही हैं। हिकमत जो थी ना, मैंने देखा कि प्रोफेशनली ना आर्गूमेंट्स होते हैं, फिर इंसान रियलाइज़ करता है यार इतना बंदे ने मेहनत की है तो कुछ है। ये जो सोशल मीडियाज़ ने ना लोगों की सोचें चेंज कर दी हैं। अपने सीधी बात है कि अब बड़े छोटे की रिस्पेक्टें भी इन्होंने ख़त्म कर दी हैं। अब बच्चे वो नहीं रहे हैं जो आज के हमारे दौर के थे। तो फिर मैंने देखा, मैंने कहा नहीं, हिकमत इनकी अंदाज़ चेंज करने पड़ेंगे। जो फार्मूले जो इन्होंने मिक्सचर बनाए हैं ना कि किस तरीके से कंपनी चलती है और कंपनी को चलाने के लिए आपकी सोच कैसी होनी चाहिए, आपके अंदर एनर्जी कैसी होनी चाहिए, आपको फॉलोअप्स किस किस्म के रखने चाहिए, आपका विज़न कैसा होना चाहिए, वो सारी चीज़ें यही हैं। लेकिन अब क्योंकि नया दौर आ गया, नया वो पुराने स्टाइल में आप उस तरह एग्रेसिव नहीं हो सकते, आपको तर्ज चेंज करने पड़ेंगे। वो फिर जब मैंने उस चीज़ को पकड़ा ना तो आहिस्ता आहिस्ता फिर मेरी इनकी जो प्रोफेशनल आर्गूमेंट, अब मैं कहता था कि जी लोगों के साथ एग्रेसिव होना अच्छी बात नहीं है। अब ये ज़रा ओल्ड सोच के हम इन्होंने उस तरह किया, खैर इनके तर्ज पकड़ लिए, अंदाज आपने बना लिए, तो ये शुरू कर लिया। फिर मियां साहब, अगर आज की हम बात करें 1983 का सफ़र जो स्टार्ट होता है माशाल्लाह 22 में हम आज हम कहाँ खड़े हैं, यानी कि पैंथर जो हमारा टायर इंडस्ट्री है ये कहाँ पर खड़ी है और हम लोगों से डिफरेंट क्यों हैं, ये थोड़ा सा इस पर बताइए। देखिए माशाल्लाह से पैंथर आज भी लीडिंग है और इसकी शुरू से रवायात यही रही है कि ये लीड करती रही है। ज़ाहिर है 85 में पहली कंपनी थी जिसने मोटरसाइकिल का टायर बनाना शुरू किया। उसके बाद फिर हमारा ये था कि हम लोग स्टेल नहीं करते थे, हर साल कोई नई चीज़ लानी है, कोई नया आइटम लाना है, जो दुनिया में तो चल रहे होते हैं हमारे मुल्क में भी चले। और दूसरा ये जो हमारा ब्रांड है ना पैंथर, ये एक जानवर, मतलब जानवर के नाम से जो है, ये मैंने जितने भी दुनिया में रिव्यूज़ देखे हैं या मैंने कुछ पढ़ा है कि जितने नाम ब्रांड जानवर के नाम से होते हैं ना, दे आर मोर टू वर्ड्स के जी ये फ़र्क दिखने में लगते हैं। तो अब जैसे ये नाम भी ऐसे रखा था कि ये सिंगापुर बैठे हुए थे, इनको ऐसे ही अचानक आया कि मैंने अब ब्रांड रखना है तो क्या नाम रखें। स्पीड से इन्होंने लिंक लगाया, स्पीड में चीता और वो जो है वो कैट फैमिली की, उसका कॉम्बिनेशन बना के तो कहा कि जी ये मेरा पैंथर ब्रांड होगा। तो आज भी पैंथर माशाल्लाह इनोवेटिव है। हमारे जितने भी कॉम्पिटिशन्स आ रहे हैं, ये तो मतलब दुनिया का कोई ऐसा वो काम जो नहीं झुटला सके। वी आर द इनोवेटर्स, दे आर द फॉलोअर्स। बस ये एक इन्होंने रखी। अब हम लोगों ने ये OTR का टायर, ऑफ द रोड टायर बनाया, ये अभी कुछ साल 2 साल हुए हैं। अभी इस वक्त जनरल टायर ने भी ये टायर नहीं बनाया। अच्छा। हमारे जितने कंपटीशन में आते हैं, सर्विस है, डायमंड है, इनके पास ये टायर नहीं है। अब ये होता क्या है, कंपटीशन पैंथर की पूरा फॉलो करता है कि ये किस तरह बनाया, मार्केट में किस तरह पेनिट्रेट किया, प्राइसेस क्या रखी, क्या किया, लो जी अब इसकी नकल मारते हैं। यानी कि ट्रेंड सेटर आप हैं। ट्रेंड सेटर ये हम कह सकते हैं ना। हमारा जो ट्रेंड सेटिंग करना है ना, वही हमें एक अलग से डिफरेंशिएट कर देता है। वही हमारी इनोवेशन, बिल्कुल ऐसे। ये सब हाउ मेनी प्रोडक्ट्स, यानी कि स्टिल, यानी कि आपकी कितनी प्रोडक्ट्स होंगी? देखिए हमारी ये जी मोटरसाइकिल टायर की एक प्रोडक्ट है, फिर आ जाए हमारी ये रिक्शे टायर की प्रोडक्ट है, 3 व्हीलर जो हम जिसको कहते हैं। हमारी एग्रीकल्चर टायर्स की प्रोडक्ट है जिसमें हम सारे फार्म से रिलेटेड टायर्स हैं। उसके बाद हमारी आ गई है माइंस से रिलेटेड जो बड़े बड़े टायर, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 430 kg तक का टायर है, वो हम बना रहे हैं। अब हम लोग आ गए हैं ट्रकों के और बसों के टायर्स में। हमारे मुल्क में वैसे तो रेडियल्स अब आ गए, हम इसको बाइस टायर में लेके जा रहे हैं, जो हमारा जिसके अंदर जो हम बना रहे हैं ऑलरेडी। तो इसमें अब ट्रकों के 5-6 मुख्तलिफ लाइन्स हैं जो अब हम लोग बना रहे हैं। मेरे साहब अभी पिछले दिनों में आपने स्टॉक एक्सचेंज के साथ भी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। जी जी जी। उसके ऊपर थोड़ा सा व्यूज़ को बताइएगा, वो थोड़ा डिफरेंट चीज़ है। वो हम लोगों ने जी IPO किया और माशाल्लाह से पब्लिक ने भी उसको बड़ी एक्सेप्टेंस दी। तो ये साल पहले हमने सोचा था, 1.5 साल पहले, कि हमने अब IPO करना है। और IPO का ये होता है कि फिर आप पब्लिक को भी आप पार्ट ऑफ योर फैमिली बना लेते हैं। तो ये हम लोगों ने फरवरी में किया था और माशाल्लाह कहना चाहिए कि जब हमारा जिस दिन ये IPO हुआ है उस दिन हमारे शेयर्स ने भी कैप लगाई, तो मैक्सिमम पे जाके हिट किया और वहाँ उन्होंने लॉक किया। अब ये है कि अब पहले हम लोग अकेले थे, अब पब्लिक के भी 28% शेयर्स हमारे साथ वो भी इन हो गए हैं।
तो अब ये है कि अब हम वी आर नाउ अ पब्लिक लिमिटेड ये कंपनी। बहुत अच्छी बात है, एज ए नेशनल कंपनी, नेशनल कंपनी, बड़ी ऑनर की बात, बड़ी ऑनर की। और इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है वो आपको आउट ऑफ पाकिस्तान बहुत होता है, क्योंकि ना आप बाहर के मुल्कों में जब जाते हैं तो वहाँ अगर आप कहें वी आर अ पब्लिक लिमिटेड, ये मार्केट स्टॉक एक्सचेंज में हमारे शेयर्स आ रहे हैं, तो ये बड़ा एक एडवांटेज है। जी मियाँ साहब ये बताइएगा, आप एक्सपोर्ट में देखते हैं कि पैंथर टायर कल को दूसरी दुनिया को भी ये सर्विसेज दें, अपने प्रोडक्ट्स वगैरह आप एक्सपोर्ट की तरफ आए? हम लोग तो ऑलरेडी एक्सपोर्ट में है जी। ओके। हमने कोई 14-15 मुल्क तो पकड़ लिए हुए हैं। अच्छा, हाँ माशाल्लाह। जी, उसमें ये कुछ यूरोप के हैं, अच्छा, कुछ मिडिल ईस्ट के मुल्क हैं, और अफ्रीका भी होगा, अफ्रीका भी है उसमें, और सऊदी अरेबिया भी है। तो ये सारे मुल्क हैं। और अब ये हो रहा है कि हम लोग अब वो सारी लाइंस बनानी शुरू हो गए हैं कि जो बाहर के मुल्कों में अब जा सकती हैं। ब्राज़ील जैसे मुल्क तक भी पहुंच गए। अब हमारा ये होता है, कोशिश है हर महीने तकरीबन एक नया मुल्क ऐड हो रहा है। तो ये तो वी आर ऑलरेडी डूइंग इट। और इंशाल्लाह अब हमारी कोशिश है कि हमारी जो कंपनी की टोटल आउटपुट है इसमें आधी बाहर जाए और आधी अंदर रहो प्रेजेंट कंडीशन में। और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वो तो फिर मुल्क ऐड होते जाएंगे। क्योंकि ये होता है कि जितने अब यूरोप है ना, यूरोप के मुल्कों की जो आइटम्स हैं वो डिफरेंट है, उनकी डिमांड के मुताबिक डिमांड फर्क होती है। तो अब ये कई दफ़ा होता है कि विदाउट नोइंग आपके कस्टमर ने या आपकी बातचीत ने आप चीज़ें बनानी शुरू कर दो तो वेस्ट भी ना करें। तो हम लोग ये करते हैं कि वी आर कनेक्टेड बाय ईमेल वगैरह, और ये करके फिर एक विज़िट होता है, वो लड़के जाते हैं, वो 3-4 मुल्कों का विज़िट करके उन लोगों से मिलके फिर हम वो आइटम्स बनानी शुरू कर देते हैं। क्योंकि इसके लिए कुछ मोल्ड्स वगैरह मंगाने पड़ते हैं, कुछ साइजेस होते हैं। मशीनरी जो पीछे वाली है वो तो तकरीबन एक जैसी होती है, उसमें स्लाइड एडजस्टमेंट्स होती हैं। तो ये तो हमने शुरू भी किया, अब इसको बल्कि अब तो और बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ये सब मियाँ इफ्तिखार सब क्या समझते हैं कि वो जो ख्वाब देखे थे उन्होंने, जी, उनकी तबीर उनको मिल गई कि अभी भी वो सफ़र जारी है? अब वो माशाल्लाह से कोशिश, मियाँ फैसल के रूप में वो सफ़र जारी है, वो आगे वो हाँ जी। अब होता है अक्सर, वो जैसे हम बैठे होते हैं दोनों तो कहेंगे कि ये मेरी एक ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा भी साथ बैठे, मेरे बच्चे साथ, वो इसको लेके चलें। तो बड़े हैं ना, बड़ों को ज़रा थोड़ा शिफ्ट होने में टाइम लगता है। अब वो अक्सर होता है कि यार अब मैं सुकून में आ गया हूँ। अब जो मैं आता हूँ ना, वो मैं इसलिए नहीं आता कि मुझे कोई टेंशन है। मैं आता हूँ कि यार मैंने भी तो सारा दिन घर बैठ के क्या करना है। एक बंदे ने ज़िंदगी में 40 साल मेहनत की है, सुबह उसने उठना है, कपड़े चेंज करना, नहा धो के ऑफिस आना है। अब यक लख तो आदमी, आपको पता है जैसे रिटायर हो जाए बंदा, वो तो पॉसिबल, रिटायर होने के बाद वो सारे हमसायों की भी बीमारियां लेनी शुरू कर जाता है कि जी मैं बीमार हो गया हूँ। तो हमने कहा जी जो दिल करे करे। अब वो कहते हैं कि आई अचीव व्हाट आई वांटेड टू लाइक 40 इयर्स अगो। तो वो ये सब आपकी कंपनी में माशाल्लाह कितने वर्कर्स वगैरह हमारे पास हैं जी। जो फैक्ट्री में लेबर है ना, वो हमारी है कोई अराउंड 3300 और 3500, ये चेंज होती है सीजन में, थोड़ी सी चेंज हो जाती है। और जो हमारे हेड्स हैं, जो सारे कह लें कि असिस्टेंट मैनेजर से ले लेंगे, अराउंड कोई 300 के करीब ये भी हैं। तो राउंड ऑफ करें तो हम लोग कोई 3700-3800 बंदों पे बैठे हुए हैं। माशाल्लाह, इतना है। कोविड ने पूरी दुनिया को चेंज कर दिया है। तो कोविड की वजह से आपकी इंडस्ट्री को कुछ फ़र्क पड़ा है कि नहीं? मेरा नहीं ख्याल कि कोविड का जो फर्स्ट स्पेल था ना, जब ये शुरू हुआ है मार्च में जब, तो उस वक्त एक पैनिक मोड हुआ था। तो खैर क्योंकि इस गवर्नमेंट ने ये ज़रूर सपोर्ट किया कि जी जो भी एग्रीकल्चर वाली प्रोडक्ट्स बना रहे हैं ना, दे कैन रिज्यूम देयर फैक्ट्रीज़। तो फिर हम लोगों ने, वो गालिबन 25 मार्च को शायद बंद हुआ था, तो हमने फिर 15 अप्रैल से अपनी फैक्ट्री खोल दी, क्योंकि वी आर द एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरर्स आल्सो। तो वो हमने बनाया। उसमें ये हुआ था कि शुरू में दिक्कत आई है, क्योंकि अब आपके 2 व्हील लॉकडाउन हो गए, ये हो गया वो हो गया, लेकिन विद इन सिटी तो कुछ चीज़ें चल रही थी। इम्पैक्ट आया, बट महीने के बाद माशाल्लाह कहना चाहिए कि फिर इतनी ज़्यादा सेलें शुरू हो गई। वी वर लाइक कि यार ये तो सारा साल ही कोरोना रहना चाहिए। ये तो इसने इतना इम्पैक्ट डाला नहीं है, डला ज़रूर, बट और प्रोडक्ट्स को डला, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट थोड़ा डिफरेंट है ना, इससे कोविड का कोई लिंक नहीं बनता। वही मियाँ साहब, वालिद साहब का ये है, कहते हैं यार प्रोडक्ट वो शुरू करो जो जंग के दौर में भी चल रही हो। अब ये टायर तो जंग में भी चलना है, ये तो चलना है, दवाई है उसने जंग में भी खाए जाना है, खाना पीना भी ऐसे। तो ये प्रोडक्ट स्लो हो सकती है, बंद नहीं हो सकती। तो उस थीम पे चलें तो हमें वो चलता रहा उस हिसाब से। ये सब अभी फ्यूचर के जो आपके प्लान्स जो है, इसको देखते हुए पैंथर टायर को, जी यानी कि क्या देखते हैं आप फ्यूचर में, इसको किस तरह से और आगे ले जाना चाहेंगे आप? देखें अभी हमारे मुल्क में गैप्स बहुत हैं। हमारे मुल्क में माशाल्लाह कहना चाहिए ये बड़ा जिद्दत वाला मुल्क है, और इसमें गुंजाइश भी बड़ी है, बाहर से भी काफ़ी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं।
और गवर्नमेंट इस हवाले से मैं कहूँगा बहुत सपोर्टिव हुई है। वो हमें ये स्मगलिंग को रोक रही है। और अभी मेरे अंदाजे में तो जो पिछले 1 साल में रुकी है 50% रुकी है और 50 अभी है। उस 50 के होने से जो रुकी है उससे हमारी भी थोड़ा बूस्ट हुआ है। लेकिन अगर ये 50 मज़ीद रुकती है तो बहुत एवेन्यूज़ बहुत हैं इस मुल्क में। तो यहाँ अब हम लोग वैसे क्या करें, जो IPOs भी किए, अब सारे इसमें फ़ंड्स जनरेट हुए। बेसिकली वो फंड्स हमने अपने लिए नहीं रखे, क्योंकि हम अपनी सारी एक्सपेंशंस कर रहे हैं जो इन प्रोसेस ऑलरेडी हैं। बाय जून ये सारी ख़त्म हो जानी है, तो वही उसी के लिए हमने ये सारी फंड्स भी इकट्ठे किए तो कर रहे हैं। तो हम तो वैसे ही डबल कर रहे हैं इसको। तो इंशाल्लाह मुल्क के हवाले से देखो तो इसमें कोई कमी नहीं है। ये जितना करें थोड़ा है। और ये तो पैराडाइज है, ये पैराडाइज है, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है जिसकी वजह से आज आप और हम यहाँ बिल्कुल बिल्कुल वो इज्जत मिलती है इस मुल्क में, और वो कहीं और नहीं मिल सकती। ऐसे ही अपना मुल्क कैसे अपना मुल्क अपना है। मियां साहब, एंटरप्रेन्योरशिप को किस तरह से देखते हैं आप? मतलब किस हवाले से आप, यानी आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट किया जा रहा है कि नहीं? नए जो आने वाले एंटरप्रेन्योर्स को देखिए, हमारा सारा साल मीडिया नेगेटिव साइड ऑफ गवर्नमेंट दिखा रहा होता है, या ये लड़ाई तो वो लड़ाई तो फलाना झगड़ा। इतने सारे बाहर बैठे हुए हैं लोग, मेरे भी बड़े जानने वाले हैं कि यार कोई पाकिस्तान आते हैं बिजनेस शुरू करते हैं, लेकिन यार वहाँ पे तो ये नहीं पता कि डॉलर का क्या हो जाना है, फलाना क्या होना है, अनस्टेबिलिटी है। देखें, एंटरप्रेन्योर जब भी शुरू करेगा कोई चीज़ लेके आएगा ना, एक्सेप्टेंस इस मुल्क में तो बड़ी रैपिड है। कोई भी चीज़ ले आए एक्सेप्ट तो कर लेंगे। और कंपटीशन ज़्यादा वो तो पूरी दुनिया में चलते हैं, लेकिन वो जो स्टेप 1 है ना, आजकल मेरी नज़र में वो टफ हुआ है। कोई नया बंदा आके शुरू करे, बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स कोई चीज़ लेके आए, तो उसका नहीं कहा जा सकता जो एक नई चीज़ हो। तो लेकिन ये है कि टफ़ कॉल है, लेकिन अगर वो टफ़ कॉल में फिर भी सर्वाइवल रेट होता है ज़्यादा, तो मेहनत करें, कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली वो गेन करेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है कि माइंडसेट, हमारे लोगों की एक्सेप्टेंस इतनी है कि कोई भी चीज़ ख़रीदने में आ जाते हैं। अब जैसे ये डॉलर इंक्रीज़ हुए, अब हम लोगों ने उस स्पीड से अपने प्रोडक्ट की प्राइस नहीं बढ़ाई है, तो लेकिन फिर भी बढ़ा जो रहे हैं, अब वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्ट हो रही है। क्योंकि सर फिर यही बात है, एंटरप्रेन्योर लेके क्या आता है, जैसे हम लोगों ने टायर किया कि जंग में भी ये बंद नहीं होना। अब कोई ऐसा प्रोडक्ट ले आए कि जी जो अब ये मोबाइल शोबाइल ले आए, तो ये तो लग्जरी आइटम प्रोडक्ट है, मीडिया जो जंग में भी बंद नहीं होना, ये भी बंद नहीं होना, आपका ये भी चलता रहना है। तो हाँ, ये डिपेंडिंग ऑन, लेकिन अगर एक ऐसी चीज़ जो कॉमन वाली चीज़ लें तो वो दैट इज़ अ टफ कॉल। अच्छा, ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, मियाँ फैसल इफ्तिखार का क्या ख्वाब है? अब तो जी सीधी बात बताऊँ, मैंने तो आपस की बात है ख्वाब देखने वैसे ही रोक दिए थे। क्यों? क्योंकि मेरी नज़र में ना ख्वाब एक ऐसे जो आप आने की जो प्लानिंग करते हैं, तो मेरा तो तवक्कल सीधा सीधा ये है कि सुबह उठना है, आज देखते हैं कि क्या करवाना है उसने, क्योंकि मैं क्या प्लान करूं। मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स थे, दोस्त यार, तवक्कल दोस्त यार थे, हम बैठे हैं रात को, सुबह पता चला जी एक अल्लाह को प्यारा हो गया, फिर पता चली दूसरा। मैं कहा यार लाइफ क्या है? ख्वाब तो इंसान देखता है, यार काश मैं, मेरा दिल है मैं ये करूँ, मैं ये करूँ, पता मुझे अगले मिनट का नहीं है। तो मैंने कहा यार अब इस वक्त एक जो कह लो सो कॉल्ड ख्वाब ये है कि मैंने अपने वालिद साहब के जो बनाई मेहनत है इसको लेके चलना है, इसको जिधर तक ये ला इससे कोशिश करेंगे, ऊपर आगे अल्लाह की रज़ा है वो किधर किधर है, अपनी एफर्ट पूरी डालनी है। अब वो बल्कि एक मैं सूफ़ी एक कलाम सुनता होता हूँ, तो उसमें ना वो कहता होता है कि जी एक चिट्ठी आनी है, वो चिट्ठी क्या है जी कि बंदे का ऊपर से ख़त आ जाना है कि लो जी किसी भी अब निकलो, आपका टाइम पूरा हो गया है। तो वो अक्सर वो कहता है कि जी हम लोग सुबह उठते हैं, यार दोपहर को मैंने मीटिंग करनी है, शाम को मैंने फ़लानी जगह जाना है, रात मेरा खाना है, परसों मैंने ये करना है, कल मैंने ये करना है। कहता है जी सुबह उठा तो उसकी चिट्ठी आ गई, चिट्ठी आ गई, लो जी बोरी बिस्तरा लपेटो तो निकले। हम किधर निकले भाई, आ गई कॉल। तो कहता है कि मेरी माँ मुझे अक्सर कहती होती थी कि इस दुनिया में ना 999 लोग यही सोचते हैं आज मैंने ये करना है, आज मैंने वो करना है, सुबह मैंने ये करना है, दोपहर ऐसे पूरा प्लान जैसे कि लिखवा के आए हुए कि ये हमने करना है। तो कहती है कि एक आदमी है जो सुबह उठ के वो कहता है कि यार देखते हैं आज वो मेरे से क्या कराता है, क्योंकि जो उसने कराना है ना वो वही कराना है जो आपके लिए बेहतर है। हम जो कह रहे हैं वो हमें नहीं पता कि क्या कराना है। तो मैंने ना ये कुछ 2-3 साल हुए, मैंने कहा यार कोई प्लान नहीं, हाँ ये प्लान है कि काम जो है जाना है, इसके लिए जो बेहतरी है वो करनी है।
क्या क्या एक सो कॉल्ड आप ज़रूर मिनी प्लान ज़रूर कर लेते हैं, बट उस पर रह के अगर उसकी रज़ा होगी वो हो जाएगा, नहीं होनी को उसने आपकी रज़ा के ऊपर बात करनी है। बड़ी दरवेशाना बात की आपने, बड़ी सूफियाना बात है। ज़रूर आपके पीछे, आपके अंदर एक सूफ़ी भी कोई छुपा हुआ है। और मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, नाज़रीन आप शायद ये ना जानते हो कि मियाँ साहब किसी ज़माने में नहीं, बल्कि आप भी बहुत अच्छे सिंगिंग भी करते हैं, बड़ा अच्छा गुनगुनाते भी हैं। अभी तो नहीं गुनगुनाना छोड़ दिया हुआ इन्होंने, लेकिन ये बहुत अच्छे सिंगर रहे हैं और बड़ी अच्छी पोट्री से इनका लगाव रहा है। और शायद यही वो बातें हैं कि इनके विरासत में जो उनको मिली है, जिस तरह से ये सूफियाना बातों का जिक्र कर रहे हैं। मियाँ साहब आखिर पर ना कोई मैसेज आप एशियन ट्रेड टीवी के हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, चूँकि हमारा ये जो प्रोग्राम है प्राइम मिनिस्टर हाउस में PM साहब तक भी जाता है और पाकिस्तान के तमाम एम्बेसीज में और पाकिस्तान के तमाम कॉन्सुलेट्स में और अदारों में, तो आप कोई ऐसा मैसेज अपनी इंडस्ट्री के हवाले से जो आपको कोई प्रॉब्लम का फेस कर रहे हो आप, तो आप चाहते हो कुछ सोल्यूशन, तो प्लीज़ आप। हमारी गवर्नमेंट ने माशाल्लाह से कुछ चीज़ें तो कर रही है, लेकिन जिस हाल में इनको मिली है ना, ये मुल्क जिस हाल में मिला है, इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। हमारे वाले से ये है कि जो बिज़नेस करता है ना, वो अपनी सारी जमा पूंजी इसमें डाल देता है, ठीक है। एक ये कम्युनिटी ऐसी है कि जिसके लिए ना अनसर्टेनिटीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब बिज़नेस शुरू करता है, अपना साल शुरू करता है, वो एक सर्टेन प्लान के साथ करता है। उसने अपनी एक एक चीज़ रखनी है, लेबर भी साथ है, बंदे भी साथ है, उसके साथ बहुत सारी फैमिलियाँ मुंसलिक हैं। हमारा सिर्फ मेरा एक ये गिला कह लें, ये कह लें कि यकलख्त जो चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाती हैं ना, उससे फिर हम लोगों को संभलने में बड़ा टाइम लगता है। संभलते फिर ये होता है कईयों के दिवालिये निकल जाते हैं। कोई थोड़ी सी अच्छी पसली वाली होंगी, वो कुछ ना कुछ जो है ना वो मैनेज कर लेती हैं। तो गवर्नमेंट से यही है कि जो कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो करते रहें, कोई बुराई नहीं। अब इन्होंने स्मगलिंग भी रोकी है, इन्होंने कस्टम ड्यूटीज़ भी बहुत सारी लगाई हैं जो कि वाकई नज़र आती हैं। बस अब जैसे अब बिजली जानी है तो गैस चली गई, यकलख्त चली गई है, एनर्जी क्राइसिस बहुत ज़्यादा है। हमारा प्रोडक्ट है वो चलता ही है गैस और उस पर है। अब अगर आज ये पता होता कि जी अगले साल दिसंबर में आपको ये क्राइसिस फेस करने पड़ेंगे, तो हम लोग आज उसका प्लान कर लेते। बस ये है कि बिज़नेस कम्युनिटी में ना अनसर्टेनिटी प्लान ना करें, अनसर्टेन ना हो जाएंगे, बता देंगे जी ये चीज़ें होनी है हमारा ये। क्योंकि मेरा नहीं ख्याल है कि गवर्नमेंट 12 महीने का विदाउट प्लान चलती है। उसको भी पता है हमने 2-2 महीने 3-3 महीने बाद क्या हम कर रहे हैं, तो वो नहीं कर रहे हैं। इसका पता है कि टैक्सेस किस तरह से, टैक्सेस इकट्ठे ठीक है, वो बेशक करें। अगर वो टैक्स हम दे भी रहे हैं तो उसके बस हमें भी तो कुछ रिटर्न में मिले ना। तो मैं तो यही कहता हूँ कि बिजनेस वालों को एक अलग एजेंडे पे लें और पिक प्रायोरिटी ले लें कि आपका ये ऐसे केयर करें, पूरी दुनिया में होती है, बिल्कुल करें। क्योंकि विदाउट बिजनेसमैन आपको इंडस्ट्री हो कुछ भी हो, आप कंट्री को चला नहीं सकते, सर्वाइव भी नहीं कर सकते। रीढ़ की हड्डी का मुकाम है एक बिजनेसमैन का। बिल्कुल है जी। अब देखिए जितना टैक्स हम लोग पे कर रहे हैं या हमारे जैसे और 10-12 कंपनियों को ले ले, तो ये तो गवर्नमेंट आई थिंक जिंदा ही बिजनेसमैनों पे है। तो बिजनेसमैन को प्रायोरिटी दे के उससे मशवरा करें, जो भी प्लान करने वो आपको पूरी सपोर्ट करेंगे। वो ऑल दे वांट इज दे शुड नो बिफोर हैंड कि जी ये होना है, तो आप प्रिपेयर करने। हमारी मजबूरी है, हम भी मुल्क चलाने की, नेशनलिज्म हमारे में भी उतना ही है। अब ये गैस गई है, अचानक चली गई, हमने तो नहीं कोई हड़तालें या प्लैक कार्ड लेके खड़े हो गए गवर्नमेंट को निकालो फलाना, पर चली गई क्योंकि मुल्क की ज़रूरत है या क्राइसिस में फेस किया। हमने इमीडिएट अपने सोर्स ऑफ जनरेशन चेंज किए हैं, वो बिल्कुल किए हैं। हम तो नहीं आएंगे जी मेरे जनरेटर के किराए दे दे, मुझे फलानी चीज़ दे दे, मेरा तो ये बढ़ गया। खुद मैनेज कर रहे हैं। बस ये है कि टाइमली पता चल जाए। बाकी ये है कि हम लोग पुरानी गवर्नमेंटों के भी हिले में कुछ चार्ज यूज टू हो गए, हमें बेसिक झटके खाने के यूज टू हो गए। होपफुली नाजरीन, मियाँ फैसल इफ्तिखार साहब बहुत इंटरेस्टिंग शख्सियत के मालिक हैं। जिस तरह मैंने इंटरव्यू के आगाज़ में कहा था कि मेरी खुशकिस्मती है और एशियन ट्रेड टीवी की पाकिस्तान का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आज मियाँ साहब मेरे साथ थे। और हमारी खुशकिस्मती है कि हमेशा ही हम ऐसे लोगों को आपसे मिलवाते हैं जिन्होंने अपनी इंडस्ट्री के लिए, अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत सारी खदमात सर अंजाम दिए और दे रहे हैं। मियाँ साहब अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, आपने अपनी मसरूफियत में से वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच।